हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस जो कि यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स में आता है उसको हम लोग वन शॉट में खत्म कर देने वाले हैं। मतलब आज की इसी वीडियो में हमारा ये पूरा कंटेंट खत्म हो जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है जिसका एम क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना रहता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी का एम होता है प्रॉफिट कमाना, उसको ही हम लोग बिजनेस बोलते हैं। अब ये जो बिजनेस बोलो या ट्रेड बोलो, ये दो तरीके का होता है। एक, अगर हम अपने टेरिटरी के अंदर काम करें, बिजनेस करें, ये और एक्टिविटी करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है। और अगर यही टेरिटरी के बाहर बियॉन्ड द टेरिटरी होता है ट्रेड या बिजनेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनेशनल बिजनेस या फिर ट्रेड। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर, इस टॉपिक का ओवरव्यू आपको पता चल गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड, सबसे पहला इंटरनेशनल बिजनेस का फॉर्म है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को मंगवाना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इंडिया क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से, यूएसए से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का मतलब, सर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट। अगर को इंडिया ने यूएसए को कुछ सामान बेचा, मतलब यहां से गुड सेल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ये बहुत बेसिक है। और एंट्रीपोर्ट क्या होता है, एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री से गुड्स हमने इंपोर्ट किया और वही गुड्स दूसरे कंट्री को बेच दिया। समझो कि हमने ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स यूएसए से मंगवाए, असेंबल किया इंडिया में, उसको प्रॉपर बना दिया, ठीक है, री एक्सपोर्ट करने के लायक बना दिया, उसमें कुछ एडिशन किया और यही गुड्स हमने बेच दिया समझो साउथ अफ्रीका में। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी अभी हम लोग आते हैं अगले कंटेंट पे। अब ये जो ट्रेड करते हैं ना, तो इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। ईपीआरजी मॉडल के ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। मतलब ईपीआरजी मॉडल आप बोल सकते हो कि थिंकिंग, सोच, कि बिजनेस करते हैं तो लोगों का सोच क्या रहता है, तो एक एथनोसेंट्रिक सोच रहता है जहां पे हम अपने कंट्री को देखते हुए ही काम करेंगे। हमको बाहर में, हम जैसे समझो कि इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया क्या करती है, इंडिया जिस तरीके से सोच रही है वही वाला थिंकिंग थोपने वाली है कहाँ पे, अगर जहां पे वो एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल क्या करता है, जितना जो उसका सोच रहता है वही तोपता कहाँ पे, हर जगह तोपता है। उसके जो ब्रांड है, उसका जो क्वालिटी है, वही चीज हर जगह तोपता है। कुछ एडिशनल या कुछ, मतलब कुछ नया उस जगह को देखते हुए नहीं करता है, उसका जो स्पेशलाइजेशन है वही काम करता है। ठीक है। जैसे इंडिया में समझो कोई एक कंपनी है, राकेश मसाला, राकेश मसाला, जहां पे गरम मसाला, धनिया मसाला, ऐसे मसाला बनते हैं। तो ये जो मसाला की कंपनी है ना, इस पे जो पैकेजिंग होगा, लेबलिंग होगा या जो कुछ होगा, ये सारा कुछ इंडिया को नजर में रखते हुए, इंडिया को सोचते हुए जो बनाया जा रहा था उसी तरीके से बनाया जाएगा, कुछ नया किया नहीं जाएगा। तो इसको ही हम लोग एथनोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम कंट्री सेंट्रिक स्ट्रेटेजी। अगला पोलीसेंट्रिक। पोलीसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिस कंट्री में, जैसे अब ये राकेश कंपनी है और ये राकेश कंपनी समझो यूएसए में जा रही है और अपना मसाला बेच रही है, तो मसाला किस तरीके का बनाएगी, वहां के यूएसए को के लोगों को देखते हुए, उनके टेस्ट को देखते हुए, उनको हैबिट को देखते हुए, उनके प्रेफरेंस को देखते हुए, उनको अडेप्ट, उनका अडेप्टिबिलिटी क्या है, वो क्या अडेप्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर अडेप्टिंग होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। जैसे आपको पता है मैकडोनल्ड्स जब आया था ना इंडिया में, तो ये जो बर्गर बना रहा था ना, ये वेजिटेरियन बर्गर नहीं बनाता था। तो कैसे बर्गर्स बनाते थे, नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स बनाते थे। और नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स में भी बीफ का बर्गर बनाते थे। मतलब कि जो बड़े जानवर रहते हैं उनके मांसों का ये बर्गर बनाते थे।
यहाँ पे आए, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनका, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोग वेजिटेरियन हैं और उनको बीफ खिलाया, और खाते भी हैं तो नॉर्मल चिकन, गोट, इनका मीट खाते हैं, और ये तो बड़े बड़े जानवर, बीफ बीफ का मतलब बड़े जानवर का मीट खिला रहे थे बर्गर में। तो फिर मैकडोनल्ड का बहुत बुरा हाल हुआ, क्योंकि उन्होंने जो वो वहां पे अपने एरिया में कर रहे थे वही चीज यहाँ पे उन्होंने तोपा था। तो फिर क्या हुआ कि वो इंडिया में आए, क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वेजिटेरियन बर्गर बनाना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब क्या कि ये किसको अडेप्ट कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स आया यूएसए से, अमेरिका से, इसने क्या तोपा इंडिया में, अपना सोच नहीं तोपा इसने, ये इंडिया को सोचते हुए काम किया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलीसेंट्रिक। अगला है रीजियो सेंट्रिक, इसको ना रीजन से एग्जांपल लो। जैसे आप, आपको एक बात पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन सब का रीजन वाइज अगर एक सेग्रीगेट कर दिया जाए तो इन सब का, इन जितने लोग हैं, इन सब का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सब कुछ लगभग लगभग सिमिलर है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इनके टेस्ट, हैबिट और मतलब एक रीजन बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, रीजनल स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम, होस्ट कंट्री को ना देखते हुए, ना ही जो होस्ट कंट्री है उसको देखते हुए, हम ये काम होम कंट्री, होस्ट कंट्री को देखते हुए नहीं करेंगे, हम रीजन के हिसाब से। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव को एक कैटेगरी में बांट दिया। अब इनकी जो थिंकिंग है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके लिए एक तरीके का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रेड, इसको ही रीजनल रिजियो सेंट्रिक बोलते हैं। जैसे टोयोटा का एग्जांपल है, तो टोयोटा क्या करती है, क्रिएट करती है स्पेसिफिक मॉडल। टोयोटा तो पता ही होगा, कार मेकिंग कंपनी है। तो इंडियाज के जो रोड होंगे, पाकिस्तान के जो रोड है, बांग्लादेश के रोड, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के रोड, इन सब का रोड सिमिलर सिमिलर है। तो इन सारे जगहों पे चलने वाली गाड़ियां, मॉडल्स एक तरीके का बनाया जाएगा। ये टोयोटा ने किया, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रीजियो सेंट्रिक, मतलब रीजन को देखते हुए स्ट्रेटेजीज बनाए जाते हैं। अब जियो सेंट्रिक क्या होता है, जियो सेंट्रिक एक यूनिफाइड ग्लोबल स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, जो यहाँ पे किसी को नहीं देखता है, ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखता है और पूरे वर्ल्ड को देखते हुए अपना स्ट्रेटेजी बनाता है। जैसे कोको कोला, कोको कोला जो है ग्लोबल ब्रांड है, ये कोई होस्ट कंट्री को ना देखते हुए, कोई होम कंट्री को ना देखते हुए, ना ही कोई रीजन को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनाता है। ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को एक तरीके से मान के अपना क्या बनाता है, लोकल फ्लेवर्स कुछ ऐड कर देता है। जैसे इंडिया में कुछ लोकल, जैसे अभी आप देखते रहोगे कि कोको कोला पे ही शायद इंडिया में ना एक चला है कि शुगर कंज्यूम नहीं करना है, शुगर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग। तो अभी कोको कोला ने क्या किया, शुगर फ्री कोको कोला बनाना स्टार्ट किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जियो सेंट्रिक, रिजियो सेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक क्या होता है। अभी चलते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले एक कंपनी जो रहेगी उसके स्टेजेस क्या रहते हैं, मतलब कैसे उनका उतार, मतलब बढ़ाव होता है, कैसे वो बढ़ते हैं, मतलब पहले सबसे पहला लेवल क्या होता है, फिर दूसरा लेवल क्या होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से हम लोग लेवल देखने वाले हैं किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल इंडस्ट्री सेट करने के लिए या बड़ा कंपनी बनने से पहले क्या होता है। तो सबसे पहले वो डोमेस्टिक कंट्री रहती है, मतलब उसका ऑपरेशन, उसका बिजनेस, उसका ट्रेड कहाँ तक चलता है, एक सिंगल कंट्री में। जैसे पतंजलि, पतंजलि इनिशियली अपने इंडिया में ही अपना ऑपरेट कर रही थी, लेकिन आज के टाइम में तो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इनिशियली डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, जो एक कंट्री में ही ऑपरेट हो, उसको हम डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। अगला इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी मतलब कि यहाँ पे फोकस किस चीज के ऊपर हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल कंपनी बन जाएगी। क्या कर रही है, जैसे इंडिया, इंडिया में चाय बना और चाय बन के चला गया ऑस्ट्रेलिया में, तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला मल्टीनेशनल कंपनी, फिर पहले तो छोटी कंपनी थी जो बस अपने कंट्री में सामान बेच रही थी, फिर वो फॉरेन में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू बेचने लगी। फिर मल्टीनेशनल कंपनी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज में वो अपने लोकल अडेप्टेशन, मतलब लोकल चीजों को देखते हुए काम करती है। जैसे नेस्ले, नेस्ले आपको पता है, नेस्ले बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनाती है। जैसे मैगी नेस्ले का ब्रांड है, ठीक है, मॉडल है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो किट कैट, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट है नेस्ले ने बनाया है। तो ये इंटरनेट मल्टीनेशनल कंपनी होगी। मल्टीनेशनल मतलब क्या, जिसका ऑपरेशन मोर देन वन कंट्री में हो रहा है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। अगला ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कंपनी
एक सिंगल स्ट्रेटेजी से, जैसे हमने पढ़ा था ना वहां पे पीछे पिछले स्लाइड में, देखो सिंगल स्ट्रेटेजी कहाँ पे था, जियो सेंट्रिक। तो जो जियो सेंट्रिक अप्रोच करे उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे पेप्सी का वहां पे एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, जो प्रोडक्ट बेचती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर अपने सॉफ्टवेयर बेचती है, ये सॉफ्टवेयर सेम टू सेम रहता है सारे पूरे वर्ल्ड के लिए, सेम स्ट्रेटेजी। मतलब हमने अभी पढ़ा था ना जियो सेंट्रिक, तो जियो सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, तो ये ग्लोबल कंपनी हो गया। अगला ट्रांजेक्शनल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी, ये क्या करती है पता है, ग्लोबल एफिशिएंसी और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हुए काम करती है। तो ग्लोबली क्या बनना चाहिए वो चीज भी देखती है, और लोकल एरिया में लोग क्या सोच रहे हैं उनको देखते हुए। जैसे आप लोग सुनते रहोगे कंपनी का नाम, जो लक्स साबुन बनाती है, ठीक है, लक्स साबुन शायद बनाती है, आप सुनते रहोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये इंडिया की कंपनी है क्या, जो अपने आगे हिंदुस्तान लगा लिया इसने? नहीं है, इंडिया की कंपनी नहीं है। पाकिस्तान में जाओगे तो ये पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाएगा। बांग्लादेश में जाओगे तो ये बांग्लादेश यूनिलीवर करके जानी जाएगी। मतलब लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ पे काम करा जा रहा है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग अगला देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर लेस इकोनॉमी, जहां पे इकोनॉमी को के ऊपर कोई बॉर्डर ना रहे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे, बॉर्डरलेस इकोनॉमी। ठीक है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी बॉर्डरलेस हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन, जैसे कोई कंट्री ए का पर्सन है और ये दूसरा कंट्री है, समझो बॉर्डर है यहाँ पे ये बीच वाला, और ये कंट्री है बी। तो अगर ट्रेड का बॉर्डर हटा दिया जाए, मतलब ये जो बॉर्डर है ना ये, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से, अरे पूरा ही हट जा रहा है, ये बॉर्डर को हटा दिया जाए, ये जो बीच में था इस बॉर्डर को हटा दिया जाए, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं बॉर्डरलेस इकोनॉमी। मतलब ए कंट्री का पर्सन बी कंट्री में ट्रेड कर सकता है और बी कंट्री का पर्सन ए कंट्री में ट्रेड कर सकता है, तो बॉर्डरलेस इकोनॉमी, इसको ही ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन है, किसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आता है? तो डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। आज के टाइम में आपको पता है ना, आपको चाहिए क्या, तो आईफोन चाहिए। तो हमारा डिमांड इतना बढ़ गया है कि ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा है, आईफोन चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए, फॉरेन गुड्स चाहिए। तो इस वजह से हमको क्या होना पड़ रहा है, आज के टाइम में ग्लोबल होना पड़ रहा है। नहीं ग्लोबल होंगे तो हम मार्केट में रह ही नहीं पाएंगे। अगला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के बेहतरीकरण की वजह से जो है सो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। जैसे आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि इजराइल जो कंट्री है, इजराइल से हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं रहेगी तो हम क्या डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम टेक्नोलॉजी में एडवांस बनना चाहते हैं, इस वजह से हम लोग क्या कर दिए हैं, ग्लोबल वर्ल्ड को ग्लोबल इंडिया कर दिया है। मतलब इंडिया के इकोनॉमी को बॉर्डरलेस बना दिया है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आज के टाइम में अगर अगर हमको चाइना अपना प्रोडक्ट ना दे तो क्या हम टेक्नोलॉजी एडवांस हो पाएंगे? आज के टाइम में जितने भी तुम प्रोडक्ट देख रहे हो, जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर तुम यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हम चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनना है तो हमें ग्लोबल अपना इकोनॉमी को करना पड़ेगा। अगला है ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट। पहले के टाइम में ना ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया नहीं था, मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते थे वो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं पाते थे। अगर एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाएंगे तो हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे? लेकिन आज के टाइम में अगर हम कुछ सामान भेजें तो सामान के लिए हमारे पास शिप्स बहुत सारी अच्छी अच्छी अवेलेबल है, जो चीप रेट में हमको हमारे गुड्स को इंडिया से दूसरे कंट्री में भेज सके या दूसरे कंट्री से इंडिया में लेके आ जा सके। अगर हमें ट्रेड डील करना है, बिजनेस डील करना है, तो हम एयरवेज का यूज करते हुए समझो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। तो आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया हो गया, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगला इनहेंस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत तगड़ा हो गया आज के टाइम में। समझो यूएसए में बैठा हुआ पर्सन, इंडिया में बैठा हुआ पर्सन, दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम करके, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करते करके। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इनहेंस हुआ, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन आ पाया। ठीक है, अगला रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और रेस्ट्रिक्शन कब से कम हुआ पता है आप लोग को? ये जो एलपीजी मॉडल था ना, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है,
जो 1991 में आया था, जिस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो उस टाइम में एलपीजी मॉडल आया था, तभी से ना गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन हो गए कम। कहाँ पे? तो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ये सारे काम किए गए। अब अगला क्वेश्चन है सर कि मोड्स ऑफ एंट्री क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? एंटर करने के लिए कौन से मोड्स हैं, कौन से स्विच हैं, जिस स्विच पे क्लिक करके हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं? आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे आसान तरीका क्या है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। तो सबसे आसान तरीका है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करके आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। तो उसके अब एक्सपोर्ट करने का भी दो तरीका है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली, जो सेलर है वो डायरेक्टली जाएगा, एक्सपोर्ट कर देगा किसको? बायर को। समझो फॉरेन बायर्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर देगा। जैसे इंडिया का सेलर है, डायरेक्टली जाएगा और एक्सपोर्ट कर देगा। कहाँ पे जाएगा? तो पोर्ट्स पे जाएगा, कस्टम ऑफिस में जाएगा, और ये सेलर को क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? बायर को गुड्स बेच देगा, जो समझो यूएसए में बैठा है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि सेलर के पास उतना टाइम नहीं है कि कस्टम ऑफिस में जाके पूरा काम करके और फिर जो है सो आगे काम करेगा, मतलब बेचेगा। तो ये क्या करेंगे? सेलर जाएंगे किसी एजेंट के पास, एजेंट को बोलेंगे कि भाई मैं तो नहीं बेच सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं बिजनेस मतलब अपने प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें मेरा ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम क्या करो ना, फॉरेन में गुड्स बेचने का फायदा उठा लो, तुम फिर बेच दो। मैं तुमको गुड्स देता हूँ, तुम जाके वहां के बायर्स को ढूंढो और बायर्स को बेच दो। और तुमको एक बात फैक्ट पता है, अब तुम एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना कि डायरेक्ट तरीके से अगर ट्रेड किया जाएगा तब सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कि इनडायरेक्ट तरीके से अगर सेल करेगा तो सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होगा? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो कहने का मतलब सिंपल है ना भाई, कि डायरेक्ट तरीके से अगर सेल करेगा मतलब इंटरमीडिएट्स नहीं है, ना ही कमीशन देना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तरीके से करेंगे तो ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा। और इंडा अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि किस टाइम में आपको बहुत ज्यादा झंझट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा सिचुएशन? डायरेक्ट तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेंगे कि इनडायरेक्ट तरीके से? तो डायरेक्ट तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेगा और इनडायरेक्ट तरीके से सिंपल तरीका रहेगा। कि इनडायरेक्ट तरीके आप जाओ, एजेंट को बस दे दो अपना गुड्स और बेच दो। और एजेंट के लिए फायदा क्या होगा कि एजेंट को कुछ बनाना भी नहीं पड़ा और डायरेक्टली बेच दिया, और पैसा डबल करके ट्रिपल करके भी बेच सकता है, क्या पता, ठीक है। जैसे इंडिया क्या करती है, बजाज क्या करती है, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करती है अपने गुड्स को, उसको किसी इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स किसके थ्रू? तो अमेजोन के थ्रू बेचा जाता है फॉरेन। अब अगला है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। और अच्छा, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या फर्क होता है? तो लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? तुमने लाइसेंस दे दिया, तुमने परमिशन दे दिया कि तुम्हारे नाम को यूज करके वो प्रोडक्शन कर सकता है या वो चीज बना सकता है। और फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि तुमने उसको परमिशन दिया है, परमिशन के साथ साथ तुम जो बोलोगे, जिस तरीके से बोलोगे, जिस रेसिपी को यूज करके काम करने के लिए बोलोगे, सेम टू सेम वही होगा। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं समझता हूं कि मैंने बोला कि समझो ये मोटरोला का मोबाइल है, तो मैं उनको बोलूंगा कि तुम मोटरोला का नाम यूज के तुम अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर दो। तो वो क्या हो गया? लाइसेंसिंग हो गया। मैंने 5 साल तक लाइसेंस दिया कि मोटरोला का नाम मैं यूज नहीं करूंगा, तुम उस जगह पे मोटरोला का मोबाइल बनाओ। समझो मैं इंडिया का मोटरोला का कंपनी है मान के चलो, और मैंने बोला कि वियतनाम में तुम क्या करो, मोटरोला का नाम लेके प्रोडक्शन करो। मैं उतने दिन तक 5 साल का तुमको लाइसेंस दे रहा हूँ, बीच में मैं नहीं आऊंगा, तुम बस लोगो यूज करो, बाद में कि तुमको जो करना है करो उस चीज के साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर खराब चीज बना दिया तो मोटरोला का ओवरऑल मल्टीनेशनल वे में नाम खराब हो जाएगा। और फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि नाम ना खराब हो, इस वजह से लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजिंग देने लगते हैं। फ्रेंचाइजिंग मतलब तुम नाम तो यूज कर रहे हो, लेकिन जो कुछ करोगे वो मेरे कंट्रोल से होगा। जैसे वहां पे काम कौन करने वाला है, उसका हायरिंग मैं करूंगा, उसको ट्रेनिंग मैं दूंगा, उसका रिक्रूटमेंट मैं करूंगा। वहां पे जो तुम रखने वाले हो, अपना बिजनेस दिखाने वाले हो, तुम्हारा जो सेटअप रहेगा वो सेटअप मैं करके दूंगा। मतलब सब कुछ सेम सेम रहना चाहिए। जो रेसिपीज मैं तुमको बताऊंगा वही रेसिपी को यूज करते हुए तुम काम करोगे। और ऐसा तुम देखते रहोगे कि जनरली
तुम देखते रहोगे कि अगर एग्जांपल लेते हैं लाइसेंस का, तो मैंने मोटरोला का एग्जांपल लिया। फ्रेंचाइजिंग का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लो। तो मैकडोनल्ड्स का अगर तुम फोन लगाओ ना कस्टमर केयर में, तो कोई एक जगह ही जो सेंट्रल लेवल पे जो पर्सन बैठे रहते हैं ना वही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग अलग है। लाइसेंसिंग में बस तुम लाइसेंस दे रहे हो कि तुम तुम्हारे नाम का यूज करके तुम्हारा प्रोडक्ट वो बना सकता है, ठीक है, ताकि उसको बनी बनाई नाम मिल जाए, गुडविल मिल जाए। और फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या होता है कि तुमको गुडविल तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ तुमको गाइडेंस मिल रहा है कि तुमको कैसे क्या काम करना है। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में यही फर्क है। लाइसेंसिंग की बात करें तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और अगर फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग हो गया। अभी टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है? तो टर्न की प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या होता है? टर्न, चाबी, घुमाया। टर्न, क्या टर्न? तो की को टर्न कर दो, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न की प्रोजेक्ट। अभी सर चाबी को घुमाया मतलब समझो कि घर बनाना है, ठीक है। घर बनाने का काम हमने किसी को दे दिया, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी को दे दिया घर बनाने का काम, और वो आ रहे घर बना रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, हमको की दे दिया, ठीक है। और अभी हम उस की को ओपन करेंगे और घर हमारा तैयार। ऐसे ही जो फॉरेन की कंपनीज होती है या इंडियन कंपनीज अगर फॉरेन में जाके इस तरीके का काम करेगी तो उसको टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे समझो इंडिया का कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे अडानी का कोई कंस्ट्रक्शन टीम है, इंडिया से बाहर जाएगा और समझो समझो नेपाल में जाएगा, और नेपाल में जाके समझो एक स्टैचू बना देगा, और स्टैचू बना के और फिर रिटर्न इंडिया आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्न की प्रोजेक्ट। जैसे अगर आपको पता होगा तो ये जो आपको बुलेट ट्रेन बन रही है जो मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली है, ये प्रोजेक्ट किसी नेपाली में बोलूँ, जापानी, किसी जापानी पर्सन को मिला है कॉन्ट्रैक्ट, जापानी कंपनी को मिला है। वो आएगी इंडिया में, पूरा सेटअप करेगी और उसके बाद फिर चली जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। अगला है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? हमने आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया हमने? आउटसोर्स कर दिया। क्या आउटसोर्स कर दिया? तो काम आउटसोर्स कर गया। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई कंपनी है और वो कंपनी बना रही है, समझो बर्गर बना रही है, ठीक है। अब बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए। तो ये समझो बर्गर बनाने वाली यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया में आएगी जहाँ पे पोटैटो बनता है, इंडिया में आके इंडिया के पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि भैया तुम इतने पोटैटो बना के रखो, हम आएंगे, हम आके तुमसे पोटैटो लेकर जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। या फिर और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है, टेली कॉलिंग। पता है क्या होता है टेली कॉलिंग? टेली कॉलिंग मतलब जो कस्टमर केयर्स रहते हैं ना, कस्टमर केयर्स जो फोन पे बात करते हैं, आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके लेके जाते हो तो वो आपको रिजोल्व करते हैं। तो ये टेली कॉलिंग के लिए यूएसए के लोग क्या करते हैं? इंडिया के लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको अपना लैंग्वेज सिखाते हैं, उनका एक्सेंट सिखाते हैं, और उसके बाद इंडिया का ही पर्सन उसका नाम बदल देते हैं। अगर समझो उसका नाम जूली है तो उसका नाम जूलिया करवा करवा देते हैं, और फिर उसका नाम देते हैं और बोलते हैं कि तो अभी तुम बात करो कस्टमर एग्जीक्यूटिव बन के। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएसए की कंपनी एक काम आउटसोर्स किया है, एक काम दिया है, उसका काम क्या बस ये टेलीकॉलिंग ही है क्या? समझो अगर वो समझो आ, समझो कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी है, या फिर कोई मोबाइल की कंपनी, कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आएगा, कोई मोबाइल की कंपनी है, क्या उसका काम ये फोन पे बात करके टेली कम्युनिकेट करना ही है क्या? नहीं है ना। तो उसका काम क्या है? मोबाइल का प्रोडक्शन करना। तो ये मोबाइल के प्रोडक्शन के ऊपर काम करेगा और दूसरे कंट्री के लोगों को हायर करेगा टेली कम्युनिकेशन करने के लिए या टेली कॉलिंग करने के लिए। समझ में आ गया? तो इसको ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अभी अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्री में आके आप पैसे लगा दो, इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तीन तरीके का होता है। एक होता है एफ डी आई, एक होता है एफ पी आई, और एक होता है एफ आई आई। अब तीनों में फर्क समझते हैं। एफ डी आई का मतलब होता है कि कोई फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल इंडिया में आता है, या फिर इंडिया में या फिर इंडियन कंपनीज में
मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FDI बोलते हैं। अब अगला सर FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉरेन की कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल इंडिया में आता है या इंडिया में इन्वेस्ट करता है या इंडियन कंपनीज में, और ये जो कंपनीज रहती है ना उसमें पोर्टफोलियो रहता है, मतलब एक कंपनी में ही बस इन्वेस्ट नहीं करती है, मोर देन वन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, मोर देन वन जगहों पे इन्वेस्ट करती है। और कितना, तो अप टू 10% का इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब अगला FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया या इंडियन कंपनीज में अप टू 10% इन्वेस्टमेंट करते, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। मतलब FDI, FPI, FII आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल FDI का दिया हुआ है कि फॉरेन कंपनी जैसे कि अमेजॉन इंडिया के ई-कॉमर्स कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आपको पता होगा वोडाफोन, वोडाफोन जब आई थी तो इंडिया में एक डच कंपनी था, उस डच कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इसको ही हम लोग FDI बोलते हैं। अभी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अभी देखा था कि फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल्स इंडिया में मोर देन वन कंपनी में आके इन्वेस्ट करती है, और वो कितना रहता है, अप टू 10% रहता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं FPI। और FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया और इंडियन कंपनीज में मोर देन 10% इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं FII। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज देखेंगे। एक सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड थियरी है मर्केंटिलिज्म थियरी। इसमें क्या बोला जाता है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा एक्सपोर्ट करो और जितना कम हो सकता है उतना कम इंपोर्ट करो, ताकि आप अपने नेशनल का वेल्थ ज्यादा से ज्यादा रख सको। जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर का एग्जांपल ले लो, ब्रिटिश एम्पायर यही लॉजिक पे चलती थी कि वो क्या बोलते थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और कम से कम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमारा वेल्थ बढ़ा रहे, मतलब ब्रिटिशर्स का वेल्थ बढ़ा रहे। तो ये मर्केंटिलिज्म थियरी हो गया। अगला एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब समझो कि कोई कंपनी, कंट्री ए है और समझो कोई कंट्री बी है, ठीक है, और समझो कि कंट्री ए जो थी वो बढ़िया थी, कंट्री ए बढ़िया थी राइस बनाने में, ठीक है, और कंट्री बी राइस बनाने में उतनी बढ़िया नहीं थी। और समझो कि वीट का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए, कंट्री ए वीट बनाने में उतनी अच्छी नहीं थी और कंट्री बी वीट बनाने में अच्छी थी। तो अभी क्या करना चाहिए, ए को क्या करना चाहिए, राइस बनाना चाहिए, इतना राइस बनाना चाहिए कि बी को वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके राइस। और बी को क्या करना चाहिए, इतना वीट बनाना चाहिए, इतना वीट बनाना चाहिए कि खुद भी यूज कर सके और ए को भी वो एक्सपोर्ट कर दे। मतलब बी कंट्री क्या कर रही है, बी कंट्री वीट को इंपोर्ट, माफ करना, बी कंट्री क्या कर रही है, राइस को इंपोर्ट कर रही है और वीट को एक्सपोर्ट कर रही है। और ए कंट्री क्या कर रही है, राइस को एक्सपोर्ट कर रही है और वीट को इंपोर्ट कर रही है। मतलब जो जिसमें बेहतर है उस तरीके से वो काम करेगा। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। जैसे आप देख लो कि सऊदी अरेबिया ऑयल बनाने में बढ़िया है तो उसको ऑयल बनाना चाहिए, और यूएसए जो है सो टेक्नोलॉजिकल चीज बनाने में अच्छी है तो कैपिटल गुड्स बनाने में अच्छी है, तो कैपिटल गुड्स बनाए वो, ठीक है। अगला है कंपेरेटिव एडवांटेज। अब सोचो, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है, और समझो कोई चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है कोई चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है, समझो प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट
बी है, दो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब समझो लेबर, हम इससे कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखो, एक लेबर को लेके ए जो है, तो प्रोडक्ट ए 15 यूनिट बना पाती है और प्रोडक्ट बी 20 यूनिट बना पाती है। ध्यान से सुनना। और अब हम बात करें, या फिर इसको ए नहीं रखते हैं, इसको प्रोडक्ट एक्स रखते हैं और प्रोडक्ट वाई रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस ए और बी को खत्म कर देते हैं और यहाँ पे रखते हैं हम लोग इंडिया और यहाँ पे रखते हैं हम लोग पाकिस्तान। इंडिया है, एक लेबर से प्रोडक्ट ए 15 बनाती है और प्रोडक्ट बी 20 बनाती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक लेबर से प्रोडक्ट ए 13 बनाती है और प्रोडक्ट बी 18 बनाती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही चीज में एफिशिएंसी किसका है, तो इंडिया का है। एक लेबर से प्रोडक्ट ए भी 15 बना रही है और प्रोडक्ट बी 20 बना रही है, मतलब इससे तो ज्यादा ही है, 13 से तो ज्यादा ही है, तो दोनों में एडवांटेज है। तो यहाँ पे क्या बोला कॉम्पेरेटिव एडवांटेज में, कॉम्पेरेटिव एडवांटेज में ये बोला कि जिस चीज में कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है हम, वो चीज बनाना चाहिए। 20 बी प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा बेहतर है, तो हम अपने लेबर को यूज बी प्रोडक्ट बनाने में ही करेंगे, ना कि ए प्रोडक्ट बनाने में। और ए प्रोडक्ट बनाने किसको दे देंगे, तो पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब दूसरी कंट्री को दे देंगे। और फिर आपस में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि जो एब्सोल्यूट थ्योरी था ये एडम स्मिथ ने दिया था और कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिलेटिवली एफिशिएंसी इसकी। अब अगला हेचकर ओइलिन, हेचकर ओइलिन का एक थ्योरी था और यहाँ पे क्या बोला गया था कि आप अपने रिसोर्स को देखो। आपके पास अगर लेबर ज्यादा है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाओ। अगर आपके पास कैपिटल मतलब पैसा ज्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाओ। जैसे इंडिया, इंडिया लेबर लेबर बहुत ज्यादा है, इंडिया में लेबर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, चाइना में लेबर रिसोर्स ज्यादा है। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें तो उनके पास कैपिटल ज्यादा है, रसिया के पास क्या है, कैपिटल ज्यादा है। तो उनको क्या बनाना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद रोबोट टेक्नोलॉजी में ही आ गया। उसके बाद वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें जो कैपिटल जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, R&D लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, वो कैपिटल इंटेंसिव, उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो वो चीज बनाना चाहिए। और लेबर इंटेंसिव जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स चाइना और इंडिया को बनाना चाहिए जहां पे लेबर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और फिर आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए। तो यही हेचकर ओइलिन का थ्योरी बताया जा रहा था ये चीज, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो हेचकर ओइलिन का थ्योरी था ना, जो 1933 में आया था, जो रिसेंट का सबसे लेटेस्ट है, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस थ्योरी के ऊपर एक रिपोर्ट आया था, या फिर आप बोल सकते हो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म था। किसके द्वारा किया गया था पता है, लियोनटिफ के द्वारा किया गया था। और इसको ही हम लोग बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स रिसर्च। ये रिसर्च में ये बताया गया था कि जो यूएसए है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, मतलब इनके पास कैपिटल ज्यादा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्या करती है पता है, ये एक्सपोर्ट कर रही थी लेबर इंटेंसिव गुड्स। मतलब यूएसए के पास कैपिटल है लेकिन वो बेच क्या रही थी, लेबर इंटेंसिव गुड्स। मतलब कहने का मतलब जो हेचकर ओइलिन ने बोला उसका जस्ट रिवर्स है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर बोला कि लेबर को भी दो तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। एक लेबर होते हैं स्किल्ड लेबर और होते हैं एक अनस्किल्ड लेबर। तो जो यूएसए के पास क्या है, तो स्किल्ड लेबर है, तो इसी वजह से वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाता है। और इंडिया के पास लेबर होने के बावजूद भी अनस्किल्ड लेबर है। तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हेचकर ओइलिन का यही क्या था, थ्योरी था, ठीक है। और उसका एक्सेप्शन था लियोनटिफ रिपोर्ट में बताया गया था, ठीक है। लियोनटिफ पैराडॉक्स करके ये फेमस है, ये आप याद रखना, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स क्या है, तो बैरियर है, एक टैक्स बैरियर है और एक है नॉन टैक्स बैरियर। टैक्स बैरियर को आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव बैरियर, ये भी बोला जा सकता है टैक्स बैरियर को। और नॉन टैरिफ को आप बोल सकते हो क्वालिटेटिव। अब सर क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब होता है कि आप टैक्स लगा दो, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको ही हम लोग बोलते हैं टैरिफ, ठीक है, टैरिफ लगा दो। जैसे इंडिया ने किया है ना, चाइनीज गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया है।
ताकि लोग चाइनीज गुड्स को क्या करें, अपने डेली लाइफ से निकाल के फेंक सके। ठीक है, चाइनीज गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, टैरिफ लगा दिया गया, कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया, जिससे कि चाइनीज गुड्स क्या हो जाए, महंगे हो जाए और लोग उसको क्या करें, अवॉइड करें। तो ये एक बैरियर ही हुआ ना, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए एक बैरियर ही हुआ ना, तो इसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं। अगला है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है कि डायरेक्टली तुम बैन कर दो। जैसे हम लोग इंडिया में क्या किए हुए, बहुत सारी चीजों को बैन किया है ना। जैसे एक टाइम आपको लॉकडाउन के टाइम में आप सुनते रहोगे कि हर 2 दिन में कोई नया ऐप बैन हो रहा था। जैसे आप देखते रहोगे कि टिकटॉक बैन हो गया। ठीक है, टिकटॉक बैन हो गया, वही टाइम में पबजी बैन हुआ, लेकिन बाद में पबजी आ गया तो पबजी बैन हो गया। तो डायरेक्टली बैन कर दो, तो इसको हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। कोटा लगा देना कि आप इससे ज्यादा हमको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, सब्सिडीज ज्यादा या कम नहीं देना, बंद कर देना। तो यही होते हैं क्या, नॉन टैरिफ बैरियर होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि कौन सा बैरियर ज्यादा जो है सो बैरियर बना देगा, मतलब जिसका कंट्रोल ज्यादा हो, या जो रेस्ट्रिक्शन ज्यादा अच्छे से बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आए। अगर बैरियर लगाना है तो किसका रिजल्ट ज्यादा जल्दी आएगा, टैरिफ बैरियर का कि नॉन टैरिफ बैरियर? तो करेक्ट आंसर है नॉन टैरिफ बैरियर। अगर टैरिफ लगाना तो तुम क्या करोगे, टैक्स ज्यादा लगा दोगे, तो लोग को अगर इंपोर्ट करना रहेगा तो टैक्स ज्यादा पे करके इंपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करना है तो टैक्स ज्यादा देके एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर नॉन टैरिफ बैरियर मतलब डायरेक्टली मना ही कर दिया, तो मना कर दिया तो तब तो कोई ट्रेड होगा ही नहीं, ज्यादा पैसा देके भी ट्रेड नहीं होगा। तो नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा कामगर होता है ट्रेड को रोकने के लिए। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले मैंने आपको एफडीआई बताया कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई बताया था। अभी मैं टाइप्स ऑफ एफडीआई आपको बताऊंगा। सबसे पहला है वर्टिकल एफडीआई। अब वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का सिग्नल कैसा रहता है, अपवर्ड होता है, कैसा रहता है। तो वर्टिकल का ये डायरेक्शन में होता है और हॉरिजॉन्टल का ये डायरेक्शन में होता है, वो अपवर्ड डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब वर्टिकल एफडीआई मतलब क्या होता है कि हम दूसरे कंट्री में, जैसे समझो मैं बर्गर बना रहा हूँ, बर्गर बनाने के लिए मुझे पोटैटो चाहिए, उससे रिलेटेड गुड्स चाहिए मुझे। तो उस रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन, उस चीज के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दूंगा, दूसरे कंट्री में कर दूंगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एफडीआई। मतलब उससे रिलेटेड गुड्स है, वही गुड्स नहीं है, तो उसको हम लोग वर्टिकल एफडीआई बोलेंगे। अगला हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई मतलब जो चीज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझो मैं यूएसए में जो चीज बना रहा हूँ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो सेम टू सेम चीज मैं इंडिया में भी बनाऊंगा। मतलब सेम सेम चीज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे अच्छे लिए हुए हैं। जैसे टेस्ला क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। क्या बिल्ड कर रहा है, तो बैटरी बनाने की फैक्ट्रीज ओवरसीज में। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल एफडीआई हो गया। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैं बोलूँ कि रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल से वो बनवा रहा है, तो इसको हम लोग वर्टिकल एफडीआई बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल एफडीआई, मैकडोनल्ड्स ने सेम टू सेम जैसा आउटलेट उनका यूएसए में है, वही चीज इंडिया में खोल दिया, तो और हॉरिजॉन्टल एफडीआई कर रहे हैं इंडिया में। अगला है कॉग्लोमरेट एफडीआई। कॉग्लोमरेट मतलब जो रिलेटेड नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि टोयोटा की कंपनी है, और टोयोटा की कंपनी बनाती क्या है, कार। और अगर कार जैसे ही आउटलेट या कार ही बनाने के लिए वो इन्वेस्ट करे इंडिया में, तो हम बोलेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कार से रिलेटेड चीज जैसे कांच बनाना। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मतलब सेम टू सेम कार ही बनाने के लिए अगर इंडिया में इन्वेस्ट करी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एफडीआई। और कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि टोयोटा कार का बनाने वाली कंपनी है और इंडिया में इन्वेस्ट करी है किस चीज के लिए, तो वीट का प्रोडक्शन करने के लिए, वीट बनाने के लिए, या फिर चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए। मतलब जो बिजनेस उसका नेचुरल बिजनेस है, उसके अलावा पूरा अनरिलेटेड बिजनेस करना ही कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कहा जाता है। अगला है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया। आपने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे यूएसए ने इंडिया में आया, इंडिया में एक प्लेटफॉर्म बनाया, और ये प्लेटफॉर्म पे वो बना रही है कार। मान के चलो कार बनाने के लिए उसने क्या किया, इंडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया, और वो कार इंडिया में भी बेच रही है। और उसके अलावा ये वो कार समझो क्या कर रही है, वो चाइना में बेच रही है। तो इंडिया को उसने क्या किया, इंडिया को यूज किया उसने एज अ प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। जैसे एप्पल सेट करता है यूरोप, यूरोप की बहुत सारे कंट्रीज में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, तो इसको प्लेटफॉर्म एफडीआई बोलते हैं। अब
अगला है सर ब्राउनफील्ड एफडीआई। ब्राउनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि बनी बनाई कंपनी में तुम आके अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसको ब्राउनफील्ड एफडीआई बोलते हैं। जैसे वोडाफोन क्या किया था, वोडाफोन ने हच कंपनी में, डच पहले बोल दिया था, हच कंपनी करके इंडिया की कंपनी थी, उस कंपनी में आके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया था, तो हम उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड एफडीआई। मतलब जो बनी बनाई कंपनी है उस कंपनी में अपना पैसा, अपना निवेश डाल दिया, तो ब्राउनफील्ड एफडीआई। और ग्रीनफील्ड एफडीआई या फिर हम इसको स्क्रैच एफडीआई भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जाके नया नया अपना प्लांट, खुद का प्लांट बना रहे हैं, हम किसी कंपनी को अक्वायर नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी बनी बनाई कंपनी को परचेज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग खुद की कंपनी, वहां पे खुद का प्लांट, खुद का सेटअप करने जा रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड एफडीआई। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी अगला कंटेंट है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं और फिर बाद में एंड में बैलेंस वैलेंस बनाते हैं। तो जैसे हम अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही जो गवर्नमेंट रहती है वो बैलेंस मेंटेन करती है कि हमने कितना इंपोर्ट किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, हमने फॉरेन से कितने पैसे इनडायरेक्टली लाए और कितने पैसे दे दिए फॉरेन में। तो ये जो रिकॉर्डिंग होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है ना, जितने गुड्स और सर्विस से रिलेटेड ट्रेड होते हैं ना, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर ही बस ध्यान रहता है, उसके अलावा और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे किसी ने एफडीआई कर दिया, कहीं से फॉरेन से लोन आ गया या हमने लोन दे दिया, या फॉरेन से कुछ पैसे आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट के, फॉरेन गवर्नमेंट ने हमको कुछ कंसेशन दे दिया, ये सारे ही चीज यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस गुड्स और सर्विस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेन से उसको यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। और आपको अगर मैं बात बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो होते हैं ना, दो चीज होते हैं, एक करेंट अकाउंट होते हैं और एक कैपिटल अकाउंट होते हैं। करेंट अकाउंट मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन, और कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, जो एक बार, अगर मैं बोलूं ये रिकरिंग है और ये नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जो नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और करेंट अकाउंट में रिकरिंग जो डे टू डे में होता है। तो जो डे टू डे वाला ट्रांजेक्शन होता है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो करेंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। और ये तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेन से वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आगे अगर हम लोग चले तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना मतलब दो कंट्री को आपस में जोड़ देना, इज कॉल्ड एज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब देखते हैं लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स क्या हैं, तो सबसे पहला है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मतलब समझो यूएसए है, ये यूएसए का बॉर्डर था पहले, और समझो ये कनाडा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर पहले बना हुआ था। ये बॉर्डर बॉर्डर को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया, और यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, और आराम से इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, दूसरे कंट्री से कोई लेना देना नहीं, आपस में ये दोनों ट्रेड करेंगे बॉर्डरलेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो समझो कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर समझो कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो क्या कनाडा इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, कर सकता है? हाँ कर सकता है। यूएसए ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कनाडा ने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। मतलब ये दोनों आपस में बाउंड्री तो इन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन इनका जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये यूएसओ को देखते हुए, जैसे यूएसए ने रेस्ट्रिक्शन लगाया इंडिया पे, तो कनाडा जरूरी नहीं है कि इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, उसकी मर्जी, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ। मतलब ये आपस में तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी सबका अपना अपना है और किसी का दबाव इसके ऊपर नहीं है। अब अगला है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन मतलब क्या होता है पता है,
जैसे यूएसए है और कनाडा, इन दोनों ने क्या किया है, अपना बॉर्डर को हटा दिया है। मतलब यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं। और समझो यूएसए ने इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया। तो अगर इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगाया तो मतलब ये कनाडा अब ट्रेड कर सकता है क्या? नहीं, अब ट्रेड ये नहीं कर सकता है। किसके साथ? कनाडा किसके साथ ट्रेड नहीं कर सकता है? तो कनाडा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, दोनों का एक्सटर्नल टैरिफ या एक्सटर्नल पॉलिसीज जो उनके नॉन मेंबर्स के साथ हैं वो क्या रहेंगे? सेम सेम रहेंगे। ठीक है, और उनका ट्रेड तो फ्री रहेगा, लेकिन अगर सामने वाले ने किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो सेम टू सेम दूसरा भी फॉलो करेगा। जैसे नाटो में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। नाटो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो कि नाटो में भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगला है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग फ्री मूवमेंट करवाएंगे। किस चीज का? गुड्स और सर्विस का। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे चीजों का फ्री मूवमेंट होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। अगला है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या होता है कि कंबाइंस मार्केट विथ यूनिफाइड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मतलब कॉमन करेंसी यूज करेंगे। मतलब जैसे आपको पता होगा एक यूरोपियन यूनियन करके, इसमें जितने भी कंट्रीज हैं ना आपस में यूरो में ट्रेड करते हैं, इनको डॉलर वॉलर से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा एक यूनियन बना लो जहां पे जो ट्रेड तुम करोगे वो सेम करेंसी से होगा। समझ में आया बात? इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। अब इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो इससे क्या फायदा है और क्या घाटा है। तो सबसे पहला अगर फायदे की बात करें तो ट्रेड बढ़ेगा। जैसे इंडिया और समझो कि रसिया के साथ ऐसा कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया तो क्या होगा? ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो रसिया का प्रोडक्ट इंडिया में आएगा और इंडिया का प्रोडक्ट रसिया में जाएगा। अगला हम बात बताएं तो अगर ट्रेड अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अगला है कंसेशन एंड कोऑपरेशन। कंसेशन एंड कोऑपरेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे कंट्री के जो लीडर्स रहेंगे एक दूसरे से, और कंसेशन भी मिलेगा। मतलब हमको टैरिफ नहीं लग रहा है तो हमको क्या होगा? कंसेशन ही तो मिला है हमें। तो ये तीन हो गए हमारे एडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होंगे? ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन मतलब समझो इंडिया और रसिया ने ट्रेड पैक कर लिया तो इंडिया रसिया के अलावा और किसी और कंट्री से गुड्स परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड डाइवर्जन वाला खतरनाक सिचुएशन भी हो जाता है। हम टोटली रसिया के साथ ही ट्रेड करेंगे, दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते, तो ट्रेड डाइवर्जन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे, मतलब जो मैंने आपको ट्रेड डाइवर्जन का डिसएडवांटेज बताया। अगला है एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। समझो रसिया के लोग इंडिया में टोटल आ गए और इंडिया में जो रोजगार का सिचुएशन था वो रोजगार का सिचुएशन रसिया के लोगों ने क्या कर लिया? पोकअप कर लिया। मतलब रसिया के लोग इंडिया में आके एम्प्लॉयमेंट ले लिए, लेकिन इंडियंस के पास शायद क्वालिटी नहीं है तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया, और जो उनका जगह था वहां पे रसियंस आके बैठे हुए हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट भी हो सकता है। अगला है रिडक्शन इन नेशनल सोवरेनिटी। मतलब हमारे देश के संप्रभुता को भी ठेस पहुंच सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों को जो है सो मतलब यहाँ पे आके वो लोग ट्रेड करेंगे, मतलब हमारे देश के संप्रभुता को भी छीना जा सकता है इनके। समझ जाओ, संप्रभुता ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा तुम लोग लिख के बता देना मुझे हिंदी में सोवरेनिटी को। अब हम लोग कुछ ट्रेड इंटीग्रेशन को देखेंगे और उसमें सबसे पहला नाम है नाफ्ता, और नाफ्ता का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और ये स्टैब्लिश कभी हुआ था? तो 1 जनवरी 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे? और इसके मेंबर्स कौन है? तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, 3 लोग हैं इसके मेंबर्स इस ट्रीटी के। और ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ट्रेड बैरियर हटाना है और इन्वेस्टमेंट लाना है ज्यादा से ज्यादा, और एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करना है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट,
ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, समझ जाओ। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इसका क्रिटिसिज्म यही है कि भैया यूएसए में जो है सो मैक्सिकन आके, मैक्सिको कंट्री के लोग आके पूरा जो यूएसए वालों का छीन लिया, तो ये क्रिटिसिज्म है। और ये नाफ्ता का नाम बदल दिया गया और इस नाफ्ता का नाम रख दिया यूएसएमसीए। और यूएसएमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड, एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको अग्रीमेंट, ठीक है। ये 2020 में इसका नाम ये रख दिया गया, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा, माफ करना, मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट नाम ही रख दिया, सिंपल ना भाई। पहले नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, अभी नाम बदल दिया, याद कर लो, याद करो। यूएसएमसीए, यूएसएमसीए मतलब यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद फिर एम से मैक्सिको और फिर सी से क्या? कनाडा अग्रीमेंट, तो नाम से ही याद हो गया यूएसएमसीए, ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो अगला है साफ्ता, नाफ्ता का ही कॉपी है, नाफ्ता का छोटा भाई साफ्ता। नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होते थे और साफ्ता कहाँ हो रहा है? तो साउथ एशिया में हो रहा था, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका नहीं, तो क्या? तो साउथ एशिया। और साफ्ता का अगर हम फुल फॉर्म करें, इसका भी सिंपल है, साउथ, जहां वहां पे क्या था? नॉर्थ अमेरिकन, यहाँ पे क्या है? साउथ एशियन फ्री, एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देखो यहाँ पे भी फुल फॉर्म लिखा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें मेंबर्स कौन है? तो इसमें मेंबर्स इंडिया भी है, देखो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। साउथ एशिया में कौन जो सी कंट्री आती है वो सारे आ जाएंगे, भूटान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सारे के सारे कंट्री साफ्ता के मेंबर्स हैं। आपको बस नाम यही याद रखना है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एलिमिनेट टैरिफ, टैरिफ को खत्म करना है। टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगता है। और प्रमोट रीजनल ट्रेड, ये जो जितने भी कंट्रीज के नाम मैंने बताया, ये कंट्री आपस में क्या है? रीजनली सेम सेम है। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, ये सब तो एक ही थे, तो ये सेम सेम रीजन के हैं, रीजनल एरिया के हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि प्रमोट करना है कि हम रीजनल ट्रेड करें, आपस में हम लोग ट्रेड करें, हम किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री पे क्यों हम लोग रहें, हम लोग खुद से ट्रेड करें। लेकिन ये सक्सेसफुल उतना नहीं रहा था। अभी हम देखते हैं सार्क, सार्क ये वाला सार्क नहीं जो तुम लोग देखते रहोगे, सार्क टैंक। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। इसका ये स्टैब्लिश कभी हुआ था? तो 1985। डेट याद कर लेना भाई, डेट याद करना बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत टाइम लगता है ये डेट्स याद करने में। तो स्टैब्लिश कभी हुआ था? तो 1985 में। कहाँ पे? तो ढाका बांग्लादेश। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल। यहाँ पे लोग कौन कौन है? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका। अगर मैं बात करूँ ना, तो हमने जो पढ़ा था अभी साप्ता, साप्ता के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वही सारे मेंबर्स, साप्ता बोल रहा हूं मैं, हाँ साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसके ही सारे लोग यहाँ पे रहेंगे सार्क में, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अभी जस्ट तुमने वीडियो देखा है, अब मुझे बताओ कौन सा नया है, सार्क नया है कि साफ्ता नया है? सार्क आया 1985 में, साफ्ता कभी आया था? साफ्ता, एफ एफ पी नहीं, साफ्ता कभी आया था? साफ्ता अभी जस्ट हमने देखा था, साफ्ता कभी आया था? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। साफ्ता की अगर बात करें तो ये 2006 में आया था, जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपको अगर याद हो तो। तभी साफ्ता फॉर्म हुआ था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पाकिस्तान के कांड की वजह से, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन। और इसका मीटिंग हर 2 साल में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनीमियल समिट। और ऑब्जर्वर कंट्री कौन है इसमें? तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना और जापान। अब अगर हम साफ्ता की बात करें, साफ्ता और साफ्ता में फर्क है। साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है? सार्क, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग
अग्रीमेंट, मतलब सार्क की जितनी भी कंट्रीज है ना, ये वाली, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, 1985 के बाद ये 1995 में हुआ था। तो अगर देखे तो सबसे पहले आया सार्क। सार्क कभी आया था? 1985 में। उसके बाद कौन आया? साप्ता आया, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। और उसके बाद क्या आया? साफ्ता। एफ, यहाँ पे एफ आ रहा है, वहां पे पी आ रहा था, तो साफ्ता, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, साफ्ता, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी आसियान, आसियान के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, बताओ? आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में क्या इंडिया आता है? नहीं, इंडिया नहीं आता है, इस वजह से मेंबर्स नहीं है इंडिया, देखो। और इसमें ये इस्टेब्लिश हुआ था बहुत पहले, 1967 में। और 10 मेंबर्स थे साउथ ईस्ट एशियन के, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे थे। ऑब्जर्वर कौन है? तो इंडिया, पापुआ न्यू गिनिया, टाइमोर लेस्टे, ठीक है, नाम भी पहली बार तुम लोग सुन रहे होगे। तो ये सारे ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव यही रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, रीजनल ग्रोथ होना चाहिए, रीजनल ट्रेड होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो एज यूजुअल सबका सेम ही है, तो उतना याद करने में टेंशन नहीं है। हमको याद करने में टेंशन क्या है? तो सबसे पहले इस्टेब्लिश कभी हुआ है, अगर मेंबर 4-5 ही है तो मेंबर कौन है, ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जहां जहां रिक्वायर्ड रहता है वहां वहां ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के, जैसे मैंने एग्जांपल एक बार कहीं तो मैंने बताया था कि जहाँ पे सेम करेंसी यूज किया जा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में। यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ तो ये यूरोपियन यूनियन 1999 में आया था। इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और यूरो, यूरो क्या है? ऑफिशियल करेंसी है। और ये फुल फोर्स में कभी आया था? तो 2002 में आया था। मतलब बहुत बढ़िया ये यूनियन बनाया गया था, मतलब डॉलर को तो डायरेक्टली ही साइड कर दिया था इन्होंने। मैं बोला था कि अपन यूरो में अब ट्रेड करेंगे, डॉलर को क्यों भाव देना इतना, अपन यूरो को भाव देंगे, ठीक है। और आपको अगर नहीं विश्वास, आपको एक और बात बता दूं कि ये ब्रेक्सिट करके एक बहुत फेमस चीज हुई थी 2020 लॉकडाउन के टाइम में, आपने न्यूज सुना होगा कि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए 2016 में ही रेफरेंडम दे दिया था, लेकिन 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से फाइनली बाहर हो गया था। और इसका रीजन क्या था? कि डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा था उनको, मतलब यूरोपियन यूनियन में अपने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, मतलब अपनी सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, इसके ऊपर बात आ रही थी, इस वजह से इसने क्या किया? हटा दिया। और बॉर्डर्स और ट्रेड पॉलिसीज को देखते हुए यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट हुआ, मतलब ब्रिटेन बाहर, यूके बाहर चला गया। अब और कुछ देखते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ रोम, ये 1957 का है, ठीक है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के बीच में। और ये एक इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी के लिए, लेइंग द फाउंडेशन फॉर यूरोपियन यूनियन। और यही यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन दिया था ट्रीटी ऑफ रोम में। अगला है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ये 1992 में बना था, केम इनटू इफेक्ट इन 1993, ठीक है। और एक्सपांड, इसका ही एक्सपांडेड फॉर्म कौन था? यूरोपियन यूनियन था। तो ये दोनों ही यूरोपियन यूनियन से इंटर रिलेटेड। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ रोम था, बेस बनाया, उसके बाद मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आया, और इसी ट्रीटी का जो है ब्रॉडर वर्जन, टॉप वर्जन, यूरोपियन यूनियन बना। और इसके फीचर्स क्या थे? तो वही कॉमन करेंसी हो यूरो, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, मतलब अगर ब्रिटेन कोई चीज मना कर रहा है तो और दूसरे कंट्री को भी मना ना करना पड़ेगा, ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, हम ट्रेड डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं। अगला है डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन,
इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। तो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, दूसरे कंट्री के लोग पहले कंट्री में आ सकते हैं, और लेबर भी जा सकता है, लैंड भी जा सकता है, मतलब कहने का मतलब सब तरीके से मूवमेंट अच्छे से हो रहा है। और इस वजह से ही जो है सो आप अगर मानो तो 2016 में रेफरेंडम दे दिया था यूके ने कि भाई हमको तो नहीं रहना है, हमारे लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अभी चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे 3 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने थे इंटरनेशनल। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में आई गेस हुआ था, 1945 यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि इस्टेब्लिश डेट दिया हुआ है। तो हाँ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 याद कर लेना, मैं भी भूल गया था। 1945 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था और इससे 3 चीज निकली हुई थी। एक निकला हुआ था IMF, एक निकला था वर्ल्ड बैंक, और एक वही टाइम में निकलने वाला था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएसए ने आने नहीं दिया, तो उसके बदले में क्या आया, तो गैट आया। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। तो सबसे पहले आईएमएफ को पढ़ते हैं। तो आईएमएफ इस्टेब्लिश कभी किया गया था 1945 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पे मेंबर्स कंट्री कितने हैं, तो 190 कंट्रीज मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसमें इंडिया भी है। ठीक है, अब एक और बात तुम जान के हैरानी रहोगे कि कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 85% क्या होना चाहिए, उस चीज के लिए फेवर आना चाहिए, मतलब वोट होना चाहिए, 85% वोट। और यहाँ पे क्या है ना कि जितना आप इस IMF में पैसे दोगे उतना ही ज्यादा आपका वोटिंग शेयर हो जाएगा। और यूएसए बहुत चालू है भाई, उसने क्या किया, 16% वोटिंग पावर ले लिया। मतलब कि 16% वोटिंग पावर ले लिया। अगर आज समझो कि अगर कोई पास उसको बिल नहीं कराना है तो डायरेक्टली वो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा तो 85% तो कभी हो ही नहीं पाएगा, मैक्स टू मैक्स 84% हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यूएसए बहुत चालू है, 16% का वोटिंग पावर ले लिया। और इंडिया टॉप 10 में होता है। और अगला है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, बहुत सारे करेंसी रहेंगे, जैसे एक बॉक्स रहेगा उसमें डॉलर भी रहेगा, यूरो भी रहेगा, उसके बाद फिर येन भी रहेगा, ठीक है, रुपीज भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, वहाँ पे सारे करेंसीज रहेंगे, और जिस कंट्री को रिक्वायरमेंट रहेगा वो करेंसी मिल जाएगा। इन सब का डेवलपमेंट हुआ ही इसी वजह से है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का भी काम वही है, डेवलप करना डेवलप करना डेवलप करना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब सर वर्ल्ड बैंक के भी 5 ब्रांचेस है, ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही निकला था। ठीक है, और इसके 5 ब्रांचेस हैं। एक है IBRD। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पुट किया गया था कि वर्ल्ड बैंक के कौन से ब्रांच में इंडिया नहीं है, तो आपको याद रखना ICSID, इसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, तो अगर ब्रांचेस की बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो सबसे पहले IBRD। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका काम क्या रहता है कि डेवलपमेंट करने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे देगी। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा नंगा हो गया था, तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के IBRD ब्रांच ने क्या किया, उनको लोन पास करने की बात चल रही थी वहां पे। अब मिला कि नहीं मिला वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। ठीक है, अगला IFC। IFC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनको प्रोवाइड करता है कि ताकि वो काम इजीली अपना स्मूथली कर सके। ठीक है, अगला है IDA। IDA का फुल फॉर्म बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका काम क्या होगा, तो पुअरेस्ट नेशन है जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री, इनको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। क्या इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, पुअरेस्ट नेशन है क्या हम, नहीं है ना। नाइजीरिया हो गए, जिम्बाब्वे हो गए, ये सारे कंट्री को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, मतलब पैसे
देगा। अगला है मीगा। मीगा का फुल फॉर्म क्या होगा? मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता है ना, कभी कभी कोई पर्सन, जैसे समझो यूएसए का कोई पर्सन है, उसके पास पैसे हैं और वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। रीजन, पाकिस्तान में क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक बार नवाज शरीफ के पार्टी के लोग बन जाते हैं, कभी इमरान खान बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डर लगता है कि भाई पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करेंगे, पैसा डूब गया तो क्या करेंगे। तो इस वजह से जो ये मीगा रहती है, ये रिस्क को इंश्योर करती है कि अगर तुमको अगर कहीं गलती होता है पाकिस्तान के साथ, तो मैं तुम्हारे फंड्स वापस करूंगा, लेकिन तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो नहीं तो वो भूखा नंगा मर जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है मीगा। अगला आईसीएसआईडी। तो आईसीएसआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीएससीआईडी का फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल। मेरे हैंड राइटिंग बहुत खराब है, क्योंकि नहीं बताऊंगा मैं, जाने दो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जिसका मेंबर इंडिया नहीं है। तो ये क्या करता है? डिस्प्यूट सेटल करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर दो कंट्री के बीच में मार हो गया तो वो मार को समझाने वाला कौन है? तो आईसीएसआईडी। तो ये 5 ब्रांचेस और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बनने वाला था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ही, लेकिन यूएसए ने इसको बनने नहीं दिया। तो इस वजह से वो टाइम में डब्ल्यूटीओ के बदले गैट पॉलिसी बना, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ करके इसका फुल फॉर्म है। तो गैट बनाया गया और इसी गैट को ही क्या किया गया? रिप्लेस किया गया डब्ल्यूटीओ से, जो 1948 के टाइम में 1945 के टाइम में बन जाता था, वो बनते बनते बना 1995 में। और किसको रिप्लेस किया? तो गैट को रिप्लेस किया। और ये गैट कभी बना था? तो 1948 में। अच्छा ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनीवा, स्विट्जरलैंड। याद रखना ये। इसमें कितने मेंबर्स कंट्री हैं? तो 164 मेंबर्स कंट्रीज हैं। इसका फीचर क्या है? इसका फीचर है कि अगर दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट होवे तो उस डिस्प्यूट को बहुत आराम से हल कर दिया जाए। और यहाँ पे एक और चीज, जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, कहाँ पे? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि यूएसए के पास कितना वोटिंग राइट था? 16% वोटिंग राइट था, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगाया था उसमें। और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जितनी भी कंट्रीज है, 164 कंट्रीज है ना, उनका 1 कंट्री 1 वोट रहेगा और उस हिसाब से उनका वोटिंग राइट्स तय किया जाता है। अच्छा एक बात, कि ये गैट को रिप्लेस करता है, तो गैट और इसके बीच में फर्क क्या है? तो गैट और इसके बीच में फर्क यही है कि गैट कहने का मतलब मल्टीलैटरल अग्रीमेंट था, और ये क्या है? परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। वो क्या कर रहा था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था। ये क्या कर रहा है कि ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहा है। इसकी बात करें तो इसका स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। और वो क्या था? उसका स्कोप क्या था? नैरोअर था। ये ऑटोमेटिकली डिस्प्यूट को सेटल कर देता है, जल्दी से सेटल कर देता है, लेकिन वहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो कहने का मतलब वही चीज है कि ये परमानेंट बेसिस है और ये वो प्रोविजनल बेसिस था। तो कहने का मतलब क्या है कि गैट और डब्ल्यूटीओ में बढ़िया क्या है? तो डब्ल्यूटीओ बढ़िया इसी वजह से तो वो ये आया है, क्योंकि गैट क्या था? बहुत स्लो था उसका पेस, और इसका पेस क्या है? बहुत फास्ट है। तो अब अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ के कुछ फंक्शन भी थे, जैसे ट्रेड कैसे होगा, ठीक है, गुड्स का ट्रेड कैसे होगा, सर्विस का ट्रेड कैसे होगा, ठीक है, फिर ट्रिप ट्रिप करके कैसे काम होगा। ट्रिप क्या होता है? ट्रिप के ऊपर अभी हम लोग देखते हैं।
ट्रिप और ट्रिम के ऊपर देखते हैं कि ट्रिप और ट्रिम क्या होता है। ट्रिप मतलब कि फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन कंट्री में अगर कुछ, ट्रिप का फुल फॉर्म ही देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक जैसे कि क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, इन सब चीज के ऊपर भी रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया। जैसे अगर कॉपीराइट की बात करें तो 50 साल का उसका पीरियड रहेगा। ट्रेडमार्क की बात करें तो 7 साल या फिर उससे ज्यादा मतलब उसके बाद तुम रिन्यूअल करा सकते हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे तुम लोग सुनते रहोगे ना कि बोला जाता है कि काठियावाड़ी, ठीक है, काठियावाड़ी बोला जाता है। होटल्स के नाम बहुत सारे रख देते हैं काठियावाड़ी, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया। उसके बाद पेटेंट का रिन्यूअल पीरियड 20 ईयर्स का कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे ट्रिप्स के अंदर, इसके अंदर पॉलिसीज बनाए जाते हैं, मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और ट्रिम का काम क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को और आसान करना, प्रोहिबिट रोकना, क्या तो रेस्ट्रिक्शन को रोकना। ऑन ट्रेड लिंक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर लोग अपना लगा देते हैं ना प्रोहिबिशन, तो डब्ल्यूटीओ में जो आएगा मेंबर कंपनी उसको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोहिबिशन को साले को सारे को क्या करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, माफ करना, अब शब्द निकल गया, सारा बोल रहा था मतलब कुछ और निकल गया। चलो अगला, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी क्या होता है, तो यूएनसीटीएडी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन नेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में जिनीवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर 195 कंट्रीज हैं और इसने कुछ रिपोर्ट्स, फेमस फेमस रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, उसके बाद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, और अगर बात करें तो इन्फो एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, और बात करें तो कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये बहुत सारे रिपोर्ट बनाता रहता है। तो कौन, तो यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं। जो रिपोर्ट्स आप कहने की मतलब जो है सो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसको देखने में हेल्प हमको करता है। तो आपको बस याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है कब स्टैब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स थे, और कुछ एक दो रिपोर्ट याद कर लेना, ठीक है। और वो रिपोर्ट ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोले जाएंगे कि इसमें से कौन सा रिपोर्ट यूएनसीटीएडी का बनाया गया। अगला हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2023, इनके इतने विजन्स हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो भी रिसेंटली बनाया गया है, उसके क्या मतलब विजन है, क्या सोच है इनका ये बनाने के पीछे। तो इंडिया को इंटीग्रेट करना है ग्लोबल मार्केट से, मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात किया जा रहा है। 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है बाई 2030, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी गई है। और कोलैबोरेशन करना है, मतलब विथ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अंदर में भी कोलैबोरेट करना है अपने डिसीजन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि हमको क्या करना है कि अपने अंदर में अगर यूनाइटेड रहेंगे तभी तो हम बाहर मतलब ये कुछ कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने स्टेट के साथ कोलैबोरेट करना है, जो हमारा गोल है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उनके साथ डिस्कस करना है कि कैसे इसको अचीव किया जाएगा। और फॉरेन में भी जाके हमको क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज के साथ। जैसे मोदी जी जाते हैं ना फॉरेन ट्रिप पे, तो क्या करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं। और फोस्टर ऑफ फ्यूचर रेडी, हमको अपने आप को फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से रेडी करना है। और इस वजह से आप सुनते रहोगे आत्मनिर्भर भारत, ये सारे मिशंस लगाए गए हैं। अगला है एमएसएमई सेक्टर को जो है सो प्रमोट करना है, जिससे कि वो एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाए। एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसको प्रमोट करना है, क्योंकि छोटे ही क्या होंगे, बड़े होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक्सपोर्ट करो तुम भाई। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम बहुत सारे पॉलिसीज और हम लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस जो आपका था, उसमें इतने ही कंटेंट मोटा मोटी पूछेंगे, बहुत डिटेल में मैं गया हूँ।
इसके अलावा और कहीं से कुछ पूछने के चांसेस नहीं है। तो इतना अगर आपको आ गया तो आप इस चैप्टर से अच्छे स्कोर्स निकाल सकते हो। तो मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए बाय टाटा।